डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा हाउ टू सोल्व सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूं इसका वर्किंग रूल, और उसके बाद वन बाय वन मैं 3 प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। तो चलिए वर्किंग रूल पर आते हैं। हेडिंग मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वर्किंग रूल टू सोल्व द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। चलिए जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आपको जो सिस्टम को सोल्व करना है उसको एज इट इज लिख दीजिए। मीन्स write the given system of non homogeneous linear equation। जैसा जैसा वर्किंग रूल में करेंगे ऐसा ही हम क्वेश्चन सोल्व करते समय करते जाएंगे। सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, चलिए इसको लिख दिया। जैसे आप लिखेंगे तो उसमें कुछ इक्वेशंस होंगी, उनको काउंट कर लीजिए, और जो अननोन उसमें यूज हुए इक्वेशंस में उनको भी काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि इक्वेशन तो मैंने लिखा नहीं है, प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में बताया, तो मैंने मान लिया कि जो सिस्टम आपको दिया गया होगा उसके अंदर m इक्वेशन है और n अननोन। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सपोज दैट मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज दैट नंबर ऑफ इक्वेशंस, यानी जो इक्वेशंस का नंबर है उसको मैंने नाम दे दिया m, एंड नंबर्स ऑफ अननोन, और जो अननोन का नंबर है उसको मैंने नाम दे दिया n। यानी जो इक्वेशन लिखी उनको काउंट किया, उनका नंबर आ गया मेरे पास m, और जितने अननोन उसमें यूज हुए थे उनको मैंने काउंट किया और उसका नंबर आ गया मान लीजिए n। ठीक है, क्वेश्चन करते समय भी मैं इस तरह लिख दिया करूंगा, हाउ मेनी इक्वेशंस एंड हाउ मेनी अननोन्स। इसके बाद हम आ गए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? जो भी सिस्टम आपको दिया गया था उसका आप लिख दीजिए मैट्रिक्स फॉर्म। तो सेकंड पॉइंट हमारा बना, राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जो भी आप लिखना चाहें। दैट इज, मैं बात कर रहा हूं यहां पर इसकी, ax इक्वल्स टू b, ये आप लिख दीजिए। इसके बाद आप लिख देंगे इसका मैट्रिक्स फॉर्म। यहां पर आप जानते हैं व्हाट इज ए, प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए आप। ए क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन, और बी क्या होगा? राइट हैंड साइड का कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद नंबर थर्ड, थर्ड में क्या लिखेंगे? जो तीसरा पॉइंट है इसमें मैं लिखूंगा राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या चीज है? राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का मतलब है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हम इसको पहले मैट्रिक्स ए लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा? एक पार्टीशन लगाया या डॉटेड लाइन, और उसके बाद पी लिख दिया। मान लीजिए ए आपके पास है, ए 3x3 का ले लेता हूं, A11, A12, A13 फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, A21, A22, A23, और ये था मेरे पास A31, A32, A33। ठीक है, और मान लीजिए बी आपके पास है B1, B2, B3। तो ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने लिखा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, यहाँ डॉटेड लाइन बना दीजिए या सीधा लाइन खींच दीजिए। तो इसका मतलब है सबसे पहले लिखो मैट्रिक्स ए एज इट इज, ये ध्यान से समझते रहिए। A31, A32, ये 33 था, A33 क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने लिखा मैट्रिक्स ए, और इसमें बनाई एक डॉटेड लाइन पार्टीशन करने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया B1, B2, B3। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसमें लेफ्ट में मैंने लिखा मैट्रिक्स ए, राइट में लिखा मैंने मैट्रिक्स बी। तो ये आप लिख दीजिए, यानी सबसे पहले गिवन सिस्टम लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म, उसके बाद लिख देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे? इसके बाद मैं एक रैंक का क्वेश्चन सोल्व करूंगा, और मैं फाइंड करूंगा, फाइंड द रैंक ऑफ, रैंक को मैं रो से डिनोट करता हूं, आप जानते हैं, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी एंड रैंक ऑफ ए। इन दोनों मैट्रिक्स की मैं रैंक निकालूंगा। किसकी रैंक? रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, दोनों की रैंक हम फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? ए बी की फाइंड करूंगा रैंक, और उसमें से जब मैं बी को यहाँ पर हाइड कर दूंगा तो उसी में आपको ए की रैंक दिख जाएगी, यानी मैं रैंक सिर्फ ए बी की ही निकाला करूंगा। क्लियर है? ऐसा करने के बाद जब आप दोनों की रैंक लिख पाएंगे, उसके बाद कुछ केसेस मेरे पास अराइव होंगे। तो स्टेप नंबर 5 में क्या होगा? नाउ
नाउ फॉलोइंग केसेस अराइज, कुछ केसेस आपके पास बनने वाले हैं, इन रैंक के बेस पर आप बताएंगे फॉलोइंग केसेस अराइज, ठीक है। बट तो कौन कौन से केस होंगे वो, फॉलोइंग केसेस अराइज। नंबर वन, फर्स्ट केस नंबर वन, मैं लिखने जा रहा हूं केस नंबर वन। क्या होगा केस नंबर वन, जो आपने रैंक फाइंड किया उनको कंपेयर कीजिए। यहां पर क्या होगा, इफ रैंक ऑफ ए बी मतलब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, मान लीजिए तो रैंक है ये आपकी इक्वल नहीं आई, यानी जो ए बी की रैंक है वो ए के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये केस को दोबारा लिख देता हूं मैं, केस वन, ठीक है। तो रैंक हमारी क्या आ गई है, अनइक्वल। तो ऐसा होने पर क्या लिखेंगे आप, देन इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट इसका एक दूसरा नाम भी है, और आप ये भी कह सकते हैं लीनियर इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट। और मीनिंग क्या है इसका, आप जानते हैं, दैट इज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यानी उन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, यानी इन इक्वेशन को सोल्व ही नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही आप दोनों का रैंक निकालेंगे तुरंत उनको कंपेयर कर लीजिए, अगर रैंक हमारा इक्वल नहीं है तो आप कह देंगे इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन या इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, और यू कैन से इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए रैंक इक्वल आ जाए, भाई रैंक इक्वल नहीं आई ये तो पहला केस बना, लेकिन मान लीजिए रैंक अगर इक्वल आ जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ केस नंबर 2, इधर पर लिख देता हूँ केस नंबर 2। यहाँ पर क्या कहानी है, केस नंबर 1 में मैंने लिखा कि रैंक हमारी अनइक्वल है, अब मैं आ गया केस नंबर 2, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इफ रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रैंक इक्वल है तो दोनों का एक कॉमन नंबर आया होगा। मान लीजिए उस नंबर को मैंने नाम दे दिया आर से, क्या नाम दे दिया उसको, आर, यानी जो रैंक ऑफ ए बी है वो किसके इक्वल आ गई, रैंक ऑफ ए के, और रैंक ऑफ ए उसको मैंने नाम दे दिया आर, यानी दोनों एक ही नंबर के बराबर आए होंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, देन लीनियर इक्वेशंस आर, ये कंसिस्टेंट होंगी, क्या होंगी ये, कंसिस्टेंट, क्लियर है। और ये भी कह सकते हैं आप, और इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, इक्वेशन से मतलब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ही है, इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, क्लियर है। रैंक बराबर आने के बाद, यानी जब रैंक इक्वल है तो इनको सोल्व किया जा सकता। अब यहाँ पर टू सब केसेस बनते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नाउ टू सब केसेस अराइज, यहाँ पर मैं स्टार बना के लिख देता हूं, हियर टू सब केसेस अराइज, यानी रैंक बराबर आने पर आपको ये पता चल जाएगा इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है। तो हियर टू सब केसेस अराइज, वो क्या क्या है, चलिए सब केस नंबर 1, यानी फर्स्ट कह देता हूं इसको, सब केस, ये सेकंड वाले का है, ध्यान देंगे यहां पर, इफ आर इक्वल टू एन। अब आर क्या है, आर मेरे पास है कॉमन रैंक ऑफ ए बी, और एन क्या है, ध्यान देंगे, एन इज नंबर ऑफ अननोन, एन इज नंबर ऑफ अननोन, यानी आर अगर एन के इक्वल है, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, दैट इज आर का मतलब क्या था, रैंक ऑफ ए बी या रैंक ऑफ ए, और ये किसके इक्वल आ गया, मान लीजिए किसके इक्वल आ जाए, एन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, यानी रैंक ऑफ, ये तो देखो जब रैंक इक्वल आएगा तभी चेक करना है आपको नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है या नहीं, यानी जो कॉमन रैंक है वो अगर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है, देन तब आपके पास, ये तो पहले ही पता चल गया था जब रैंक इक्वल आया था कि इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है,
लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दैट इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी इक्वेशंस हैव ओनली वन सॉल्यूशन। क्लियर है? इसके बाद सब केस नंबर 2, सब केस ये 2 का मैंने लिख दिया यहाँ पर सेकंड पार्ट। क्या लिख दिया? ये 2 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या कहानी होगी, ध्यान देंगे भाई। आर अगर एन के इक्वल है तो आपने लिखा यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आर जो है वो एन से कम हो। आर क्या होता है? एन से कम। अब आर का क्या मतलब है, इसको भी इसी तरह लिख देता हूं, दैट इज रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू कितना है, रैंक ऑफ ए, यानी आर। आर का मतलब रैंक ऑफ ए बी है, आर का मतलब ए बी, यानी कॉमन नंबर आर। और ये किससे कम आ गया? ये कम आ गया नंबर ऑफ अननोन से। किससे कम आ गया? नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स, यानी ये कंडीशन है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और ये लेस देन आ गया किससे, नंबर ऑफ अननोन। तो इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, आर लेस देन है, आर को मैंने ऊपर इसलिए मेंशन कर दिया था, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए। तब क्या होगा, ये तो इसी ने डिसाइड कर दिया कि रैंक ऑफ ए बी अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। लेकिन कैसा होगा, देन यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, इक्वेशंस हैव infinitely many solutions, infinitely many solutions। तो इस केस में जो इक्वेशन सॉल्यूशन देखेंगे उनका नंबर होगा इनफाइनाइट। क्लियर है? वो कैसे इनफाइनाइट होगा, कैसे यूनिक होगा, वो मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सोल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूँ, जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उसको फाइंड कैसे करेंगे उसके बारे में एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, जो आपको अभी इस समय समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उस स्टेटमेंट को मैं लिख देता हूं, जैसे आपको ये पता चला कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए मींस आर, ये लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स है, तो इक्वेशन सॉल्यूशन तो रखेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट। इन्हीं को फाइंड करने के लिए एक टर्म मैं यूज करूंगा, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इसी केस की बात कर रहा हूं मैं, सब केस नंबर 2 की। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दिस केस n माइनस आर। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ अननोन्स, ये बार बार लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ अननोन्स। क्लियर है? और यहाँ r का मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए बी या रैंक ऑफ ए, यानी ये कॉमन नंबर। क्लियर है? तो ये जो n माइनस आर वेरिएबल्स हैं, ये क्या होंगे हमारे पास, वेरिएबल्स की जगह अननोन लिख दो, n माइनस आर अननोन्स विल बी फ्री। ये अननोन क्या होंगे, फ्री होंगे। फ्री का क्या मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है इट मीन्स n माइनस आर अननोन्स कैन हैव या कैन बी असाइन आर्बिट्रेरी वैल्यू। ये अननोन आर्बिट्रेरी वैल्यू ले सकते हैं, यानी ये कोई भी वैल्यू अपनी पसंद की ले सकते हैं, लेकिन ये किस तरह फ्री होंगे, किस तरह मैं इनको वैल्यू असाइन करूंगा, आर्बिट्रेरी वैल्यू किस तरह असाइन करूंगा, इसको समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो मैंने वर्किंग रूल लिखा है यहाँ पर कि क्या क्या सिचुएशन हमारी बन सकती है। ठीक है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन सोल्व करता जाऊंगा, और जैसा केस बनेगा उसी डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और ये स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको क्वेश्चन का इंतजार करना पड़ेगा। मैं 1 बाय 1 3 प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करने जा रहा हूँ। एक प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहा हूँ यूनिक सॉल्यूशन के लिए, सेकंड प्रॉब्लम में सोल्व करने जा रहा हूँ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, और थर्ड प्रॉब्लम में सोल्व करने जा रहा हूँ नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, use matrix method to solve the simultaneous linear equation x plus y plus z equals to 3, x plus 2y plus 3z equals to 4, x plus 4y plus 9z equals to 6। तो इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने जा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू वर्किंग। तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जैसा मैंने आपको बताया था, मैं उसी थीम पर आगे बढ़ता रहूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, क्या था फर्स्ट पॉइंट, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो मैंने लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है। Given equations are x plus y plus z equals to 3. Second है x plus 2y plus 3z equals to 4.
और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल्स टू 6। तो ये मेरे पास था गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी इट हैज 3 इक्वेशंस। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वो लिख दीजिए, नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, हियर नंबर ऑफ इक्वेशंस, कितनी इक्वेशन है टोटल, मैंने काउंट किया। नंबर ऑफ इक्वेशन है यहाँ पर, जिसको मैं जनरली क्या कहा था, वर्किंग रूल में मैंने इसका नाम रखा था m, तो यहाँ पर n को लिख दीजिए आप 3। और नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, नंबर ऑफ अननोन्स, बिल्कुल वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना है, उससे कुछ भी थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट आपको नहीं होना। n इक्वल टू 3, क्लियर है। तो नंबर ऑफ इक्वेशन आ गया मेरे पास 3 और नंबर ऑफ अननोन भी आ गया मेरे पास 3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, इसका मैट्रिक्स फॉर्म। तो लिख देता हूं यहाँ पर, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशंस क्या बनेगी, ये बनेगी ax इक्वल टू b। अब a का मतलब क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जानते हैं आप, तो a का मतलब आ गया यहाँ पर, क्या बना a का मतलब, सॉरी a का मतलब यहाँ पर आया 1 1 and 1 1 2 and 4, या क्या 1 3 and 9, ये a का मतलब है। x का मतलब क्या है, x का मतलब है ये अननोन x y z। भाई यहाँ पर 3 इक्वेशन थी 1 2 3 और अननोन क्या थे x y z। और b का मतलब क्या आ गया, b का मतलब आ गया राइट हैंड साइड, यानी 3 4 और ये 6, क्लियर है। तो ये मेरे पास आ गया a और ये मेरे पास हो गया x, मेंशन कर देता हूं, और ये हो गया मेरे पास b। चलिए इसको नाम दे देता हूं मैं 1, क्या नाम देता हूं इसको, 1 इक्वेशन। तो ये आ गई हमारी मैट्रिक्स फॉर्म। तो सेकंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता हूं स्टेप नंबर 3 पर। इसके बाद मैं लिखूंगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेरे पास क्या बना, ये बना मेरे पास मैट्रिक्स ए और यहाँ पर आ गया मैट्रिक्स बी। तो ए का मतलब तो आप जानते हैं क्या है, 1 1 1, और ये आ गया मेरे पास 1 2 4, और ये आ गया 1 3 और ये 9। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो ये सेपरेट है डॉटेड लाइन, और यहाँ पर मैंने लगा दिया ये 3 4 6 मैट्रिक्स बी का कॉलम मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया एक तरह से, क्लियर है। तो ये बना मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो थर्ड स्टेप भी खत्म। अब जो फोर्थ स्टेप है वो कहता है कि आप रैंक निकालिए किसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का और रैंक ए का। तो मैं पहले ए बी का रैंक निकालता हूँ, इसी को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ा देता हूँ, इसी को कंटिन्यूएशन में आगे मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा और इसका मैं रैंक भी फाइंड कर रहा हूँ। तो रैंक फाइंड करने के लिए यहाँ पर ऑपरेशन मुझे लगाने होंगे। चलिए मैं 1 बाय 1 ऑपरेशन लगाता हूँ। पहला ऑपरेशन, तो यहाँ पर रैंक इकोलॉन फॉर्म से ही आप निकाल देंगे और कभी भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। ये इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना दूं, क्लियर है भाई। इकोलॉन फॉर्म आप डिटेल में जानते हैं। तो पहला ऑपरेशन क्या हुआ, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन है, अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। जो भी ऑपरेशन आपने लगाए वो लिख दीजिए। तो मैट्रिक्स ए बी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ये इक्विवेलेंट आ गया एक नए मैट्रिक्स के, उसी के बारे में मैं लिख रहा हूं। फर्स्ट रो रिमेन्स अनचेंज, देयर इज नो चेंज इन फर्स्ट रो। क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो की हेल्प ले रहा हूं और 0 बना रहा हूं मैं सेकंड और थर्ड रो में। तो इसको 0 बनाने के लिए मैंने ऑपरेशन लगाया, तो कितना होगा 1 माइनस 1 यानी 0, बड़े आसान से ऑपरेशन है। 2 माइनस 1 यानी 1, और ये 3 माइनस 1 यानी 2, और ये आ गया 4 माइनस 3 यानी 1। नेक्स्ट अगेन R3 माइनस R1 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, और ये आगे मेरे पास 9 माइनस 1 यानी 8, क्लियर है। और ये आ गया 6 माइनस 3 यानी 3, क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद अब रैंक निकालना चाह रहा हूं मैं। तो ये जो एलिमेंट है सेकंड रो, इसमें 1 के नीचे 0 बना दीजिए, यानी नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज कर दीजिए। जो वर्किंग रूल इकोलॉन फॉर्म का वही चल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर अप्लाइंग, अब ऑपरेशन किस में लगेगा, ऑब्वियसली R3 में लगेगा। क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3 R2, ये मैंने लगा दिया। R2 की हेल्प लेंगे, R3 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो अभी मैट्रिक्स क्या बना हमारा, ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ये चेंज हो गया, पहली रो में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल डिक्टो पहले वाली रहेगी। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं, थर्ड रो में चेंज होगा।
R3 माइनस 3R2 यानी 0 माइनस 0 0 3 माइनस 3 0 8 माइनस 6 यानी 2 8 माइनस 6 कितना हो गया है 2, तो इसका 3 टाइम लिया ना हमने, और 3 माइनस इसका 3 टाइम कितना आ गया है 0, कितना आ गया है 0। बात समझ पा रहे हैं, और ये क्लोज कर दिया मैंने, तो ये हमारे पास सिस्टम आया, बात समझ गए। अब ये हमारी आ गई इकोनॉम फॉर्म, और यहां से आप ए बी का रैंक लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, हियर रैंक ऑफ ए बी कितना है जरा देख के बताइए। हियर रैंक ऑफ ए बी इज 3, कोई डाउट? रैंक ऑफ ए बी 3 है यहाँ पर। अब मुझे चाहिए किसका रैंक? अब मुझे चाहिए रैंक ऑफ ए। अगर मुझे रैंक ऑफ ए चाहिए तो देखो इसमें से बी छुपा दो, हाइड कर दो। जब बी को मैंने हाइड किया तो ए का रैंक भी कितना नजर आएगा? ऑब्वियसली अननोन की रो कितनी है 1 2 3, तो ए का रैंक भी यहाँ पर कितना 3। तो जो मेरा स्टेप था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने के बाद, वो स्टेप था कि फाइंड रैंक ऑफ ए बी एंड रैंक ऑफ ए। तो ए बी का रैंक निकालेंगे, और जैसे इस कॉलम को आप हाइड करेंगे, क्लियर है, आपको ए का रैंक किसी में दिख जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एंड रैंक ऑफ ए कितना आ गया ये 3। अब यहां पर मैंने लिखा था नाउ फॉलोइंग केसेस अराइज, वर्किंग रूल में क्या लिखा था? नाउ फॉलोइंग केसेस अराइज। अब इन केस को आपको चेक करना है, ये रैंक आपको बताएंगी कि आपका किस तरफ आपको मूव करना है। चेक करिए कि रैंक ऑफ ए बी यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए ये इक्वल है या अनइक्वल है? तो ये तो इक्वल नजर आ रही है। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने लिखा सिंस रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, जो किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, इक्वल है। हेंस इसका मतलब ये हुआ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, तो ये चेक करने का भी तरीका, भाई दोनों रैंक बराबर है और किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर है? अब आपके पास प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये सोल्यूशन रखती है। चलो ये भी लिख देता हूं, दैट इज इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। इक्वेशन सॉल्यूशन रखेंगी 100%। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब इक्वेशन कंसिस्टेंट होती हैं या इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन, इन दिस केस सॉल्यूशन में बी यूनिक, और सॉल्यूशन किस तरह का हो सकता है? इक्वेशंस में हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब मुझे किस डायरेक्शन में जाना है? इसके लिए मुझे इस कॉमन रैंक को एक नाम देना पड़ेगा। मैंने इसको नाम दे दिया आर। मान लीजिए लेट, सपोज कर दिया मैंने, लेट आर इज कॉमन रैंक ऑफ ए बी एंड ए, देयरफॉर आर कितना हो गया? आर आ गया मेरे पास 3, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यानी ये जो आर था ये क्या है? इट इज कॉमन रैंक ऑफ ए बी एंड ए। मैंने इसको नाम आर दे दिया, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब कंपेयर किसका करूंगा मैं? अब कंपेयर मैं करने जा रहा हूं आर का और एन का। किसका कंपेयर करने जा रहा हूं? आर और एन। यही आपको डिसीजन देंगे। अब चेक करिए यहां पर, सिंस, दोबारा लिख रहा हूं मैं, सिंस आर इक्वल टू एन, आर किसके इक्वल है यहाँ पर? एन के। अब ये एन क्या है? एन, ये नंबर ऑफ अननोन, भाई यही तो डिसाइड करेगा। यानी कॉमन रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, तो यूनिक सॉल्यूशन। कॉमन रैंक इज लेस देन एन, तो आपके बनेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब जो कॉमन रैंक है वो कभी एन से ज्यादा आ नहीं सकती किसी भी क्वेश्चन में। क्लियर है? उसका भी रूल है, क्यों नहीं आ सकती? ठीक है, तो आर इक्वल टू एन। चलो मैं पूरी बात लिख देता हूं, दैट इज हम कह रहे हैं कि रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए यानी आर, ये इक्वल किसके है? नंबर ऑफ अननोन। अरे यहाँ पर ये तो हो रहा है, ये नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल आ गया है। अब अगर ये इक्वल आ गया है तो क्या कहानी बनी आपकी? देखो यहां मैं डिटेल में लिख रहा हूं, पूरी बात लिख रहा हूं, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन इक्वल है कॉमन रैंक, तो इसका मतलब ये हुआ हेंस इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन रखेंगे इक्वेशन? यूनिक सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन आएगा कैसे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, देख पा रहे हैं? ये हमारे पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन आपको बताएगी कि वो सॉल्यूशन कौन सा। लेकिन जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स ए है, ये वाला जो मैट्रिक्स ए है, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं इसकी जगह बात करूंगा इस मैट्रिक्स, यानी जो हमारी रिड्यूस फॉर्म है। जब आपने इसको इक्लोन फॉर्म में रिड्यूस कर दिया तो उसमें जो ए मैट्रिक्स था वो तो ये वाला पोर्शन है, डॉटेड लाइन के लेफ्ट वाला,
और बी मैट्रिक्स ये वाला है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 ही लिखूंगा, लेकिन इसको रिप्लेस कर दूंगा इसकी रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म से, और बी को रिप्लेस कर दूंगा इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म से, जो मैंने इक्लोन फॉर्म में बनाई थी। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम टू फाइंड सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 बिकम, इक्वेशन नंबर 1 के पास आ गए हम। इक्वेशन नंबर 1 बिकम क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 ये आ जाएगी मेरे पास, एक ही जगह लिखेंगे आप, ये रिड्यूस फॉर्म कितना आ गया 1 0 0 1 1 0 1 2 2, यानी ये नया वाला ये रिड्यूस फॉर्म। और x की जगह क्या लिखेंगे, x में कोई चेंज नहीं, अननोन पहले भी 3 थे अब भी 3 रहेंगे। और b में क्या लिखेंगे, रिड्यूस फॉर्म जो आपने यहाँ पर निकाला कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे a में आपने लिखा रिड्यूस फॉर्म, ये a हटा दिया और इसकी जगह क्या लिखा आपने, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म वाला ये। इसके बाद यहाँ b को भी आप हटा दीजिए, b की जगह क्या लिखेंगे, ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म वाला b यहाँ पर आप लिख दीजिए। और ऐसा करने पर आपको जो सिस्टम था इसको वापस आप इक्वेशन में ले आइए, ये जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म है इसको वापस किसमें ले आइए, इक्वेशन में ले आइए। तो क्या बनी इक्वेशन, बी गेट, यहां पर आपको 3 इक्वेशन मिलने वाली है। पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, पहली इक्वेशन मिलेगी 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। इसको चलो नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर, क्लियर है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इंटू एक्स, यानी छोड़ो 1 इंटू वाई 2 इंटू जेड, और ये कितना आ गया 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या बनेगी, 0 इंटू एक्स छोड़ दीजिए, 0 इंटू वाई छोड़ दीजिए, 2 इंटू जेड, और ये आ गया मेरे पास 0, ये आ गई 4। अब देखो ये एक बड़ा सिस्टमेटिक रूल बना, पहली इक्वेशन में 3 वेरिएबल, दूसरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल, तीसरी इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल। तो ये रिड्यूस फॉर्म है और यही इसका फायदा है, ठीक है ना, रैंक से करने का यही बेनिफिट है। अब आसानी से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू बता सकते हैं, जो वैल्यू आएंगी वही हमारा एकमात्र सोल्यूशन होगा। फ्रॉम 4 सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या बनाइए, इक्वेशन नंबर 4 से अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2z किसके इक्वल है, 0 के, दैट इज z किसके इक्वल आ गया 0। चलिए ये आ गई मेरे पास z की वैल्यू। अब आ जाइए आप इक्वेशन नंबर 3 के पास, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 ये नजर आ रही है आपको, यहाँ पर z की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो क्या बनाइए y प्लस 0 इक्वल टू 1, यानी y की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, ये भी खत्म होगी कहानी। अब इसके बाद x के लिए आप ऊपर वाली इक्वेशन, यानी आप क्या करेंगे, जो वेरिएबल आपको मिलते जाएंगे उसको ऊपर आप शिफ्ट करते जाइए, आपको सभी वैल्यू मिल जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 के पास पहुंच गए हम, तो क्या मिला यहाँ पर x, y की जगह क्या है 1 1 रख दीजिए, z की जगह कितना 0 और ये 3, यानी x आ गया मेरे पास 2, x कितना बना 2। हेंस आप फाइनली सॉल्यूशन लिख सकते हैं, x आ गया मेरे पास 2, y आ गया मेरे पास 1 और z आ गया मेरे पास 0। एक बार चेक भी कर लीजिए, ये जो वैल्यू आई है ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, ये तीनों इक्वेशन को क्या कर रही होंगी, सेटिस्फाई। किसी भी इक्वेशन में रख के आप इसको चेक कर सकते हैं, बात क्लियर है। तो ये आ गया मेरे पास यूनिक सॉल्यूशन, इसके अलावा कोई और एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू नहीं है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और यही कहलाएगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो ये थी बच्चों प्रॉब्लम नंबर 1। अब मैं आता हूं प्रॉब्लम नंबर 2 पर, और उसमें मैं सोल्व करूंगा कि इक्वेशन हमारा कैसे सॉल्यूशन रखती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम नंबर 2, इसको मैंने 1 को कर दिया 2। अब देखिए जो प्रॉब्लम नंबर 1 है वही लिखी हुई है, मैंने क्या किया कि यूज मैट्रिक्स मेथड टू सोल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जो फर्स्ट प्रॉब्लम में, ये पहली इक्वेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, सेकंड इक्वेशन में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन थर्ड इक्वेशन मैंने बदल दी। पहली प्रॉब्लम में जो थर्ड इक्वेशन है वो कुछ और थी, क्लियर है। तो मैं प्रॉब्लम नंबर 2 करूंगा और उसमें जो लिखा हुआ उसकी मैं थोड़ी हेल्प भी लूंगा, टाइम थोड़ा सा हमारा बचेगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्किंग रूल सबसे पहले कि मुझे क्या लिखना है, राइट द गिवन इक्वेशन। ध्यान देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, जो पहले क्वेश्चन में मैंने तीसरी इक्वेशन लिखी थी उससे अलग लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन सिस्टम है इसको लिख दूंगा। तो पहली प्रॉब्लम में तो कोई चेंज नहीं, जो पहले थी एज इट इज वही नहीं। सेकंड प्रॉब्लम में कोई चेंज, सॉरी सेकंड इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, एज इट लिखा। लेकिन तीसरी इक्वेशन हमारी बदल गई, ये क्या होगी 2x, और ये क्या बना, ये बन गया मेरे पास 3y, और ये क्या बना कोफिशिएंट, ये आ गया मेरे पास 4z, और ये आ गया मेरे पास 7। क्लियर है। तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया, राइट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब आता हूं सेकंड स्टेप पर, उसमें मैंने चलो मैट्रिक्स फॉर्म से पहले ये लिख लो, नंबर ऑफ इक्वेशन पहले भी 3 थी अब भी 3 है,
नंबर ऑफ अननोन पहले भी 3 थे, एक्स वाई जेड अब भी 3 है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगा, ax इक्वल टू बी रहेगा, लेकिन कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा बदल चुका है। क्या बना ये? थर्ड रो बदल गई वास्तव में। ये बना 2, ये बना 3 और ये बना 4। एक्स वाई जेड वही रहेंगे और ये आ गया मेरे पास 7। क्लियर है? ए एक्स और बी। इसके बाद लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये फिर बदल गए। भाई आपने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं तो तीसरी लाइन मेरी बदलती जा रही है, थर्ड रो बदलती जा रही है। कितना आ गया? 2, क्योंकि मैंने थर्ड इक्वेशन को बदल दिया था। 3 और ये आ गया 4 और ये आ गया 7। अब आप क्या करेंगे, 1 की हेल्प से इनको 0 बनाएंगे। तो पहला जो R2 में ऑपरेशन लगा था वो तो वही रहेगा, R2 माइनस R1, क्योंकि सेकंड रो में तो कोई चेंज किया नहीं, लेकिन थर्ड का बदल गया। थर्ड में हो जाएगा R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। तो कितना आएगा यहाँ पर? R3 टेंस टू 2R1। चलिए ये थर्ड वाला तो हटाई दो क्योंकि ये तो चेंज होने वाला है। क्लियर है? तो सेकंड तो वही रहा, 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 4 माइनस 3 एज इट इज। लेकिन ये वाला बदल गया। कितना हुआ? 2 माइनस 2 R3 माइनस 2R1। 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0। ध्यान देंगे कितना बनाए, 3 माइनस 2 कितना आ गया? ये 1। नेक्स्ट ये बना 4 माइनस 2 कितना आ गया? ये 2। और ये कितना आ गया? 7 माइनस 6, 2 टाइम क्या है ना, तो ये आ गया मेरे पास 1। अब इसके बाद इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, ये जो 1 है थर्ड रो में, तो 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन चेंज हो गया। आपको लिखना है सिर्फ R3 माइनस R। क्या लिखना पड़ेगा? R3 टेंस टू R3 माइनस R। तो ये 0, ये भी 0, ये बदल के कितना आ गया? 0। और ये कितना आ गया? 1 माइनस 1, ये भी आ गया 0। क्लियर है? अब यहाँ पर जो रैंक है, अब कंपेयर करो। रैंक ऑफ ए बी कितना नजर आ रहा है? रैंक ऑफ इससे ऊपर ही देखो, रैंक ऑफ ए बी कितना नजर आ रहा है आपको? 2। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2। और रैंक ऑफ ए कितना नजर आ रहा है? वो भी 2। अब 2 रैंक देखने के लिए क्या करोगे? बी को हाइड कर लो। बी को आपने हाइड किया तो कितना बना? रैंक ऑफ ए बी 2 है और रैंक ऑफ ए बी भी कितना? 2। सिंस रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए, जो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल आया, तो मैंने 2 भी लिख दिया यहाँ पर। है इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। भाई की कॉमन वैल्यू 2 है ना, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट है, क्योंकि रैंक अगर इक्वल है दोनों की तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। दैट इज इक्वेशन हैव सॉल्यूशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखती है या इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये जो कॉमन रैंक है उसको नाम दे दिया आर। जैसे पहले कहा था R is equal to rank of AB equals to rank of A, means R is common rank of AB and A। तो ये रैंक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर R की वैल्यू होगी 2। अब आप चेक कीजिए कि जो R है हमारा वो N के इक्वल है या N से कम है, ज्यादा कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैंने चेक किया कि R जो है वो किससे कम है? R इज लेस देन N। अरे R की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब R तो N से कम है। या ये कहो कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए मींस आर इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन। ये तो कंडीशन है। अगर कॉमन रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और कॉमन रैंक अगर क्या है, नंबर ऑफ अननोन से कम है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने देखा कि रैंक ऑफ ए बी या रैंक ऑफ ए वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ गई, तो इक्वेशन सब यूनिक नहीं होगा। कैसा सॉल्यूशन रखेंगे? ये रखेंगे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या रखेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए बिल्कुल ठीक कहानी आ गई। ठीक, अब इसके बाद क्या कहानी है? अब ये सॉल्यूशन आएगा कहां से? अब इसको मैं हटा देता हूं। ये सॉल्यूशन भी आपका यहीं से आएगा, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 के पास वापस चले जाइए। टू फाइंड सॉल्यूशन क्या करेंगे आप? टू फाइंड सॉल्यूशन इक्वेशन 1 बिकम, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगी? उसके पास आप पहुंच जाइए। तो होगा क्या, जो ए है वो गायब हो जाएगा, इस ए की जगह आएगा ये रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ ए। तो क्या बनी ये इक्वेशन नंबर 1, ये बना 1 1 1। भाई ये गायब हो गया, 1 1 1 1 2 3 2 3 4, और उसकी जगह क्या आ गया? 1 1 1 0 1 2, और ये आ गया 0 0 0। एक्स की जगह नो चेंज, एक्स वाई जेड ही रहेगा, और बी की जगह 100% चेंज होगा। 3 4 7 इज रिप्लेस बाय रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। कितना आ जाएगा? ये 3 1 और ये 0। ये बच्चों ए नया ए है, ये एक्स है और ये आपका न्यू बी।
जो आपने रिड्यूस इक्लोन फॉर्म से लिया है। अब यहाँ से जो आपको इक्वेशन मिली उनके बारे में लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 इक्वेशन मिलेंगी। वी गेट कौन कौन सी इक्वेशन मिली, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड, और दूसरी मिली y प्लस 2z इक्वल टू 1। चलिए इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने, 1 तो पहले क्या दिया है, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन को 2, और इसको नाम दे दिया मैंने 3। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अब देखिए आप वर्किंग रूल पे जाइए। जब ऐसी कहानी हुई थी तो इक्वेशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक बात और लिखी थी वहां पर, जब ऐसी सिचुएशन बने तो आपके पास, मैंने स्टार बना के लिखा है n माइनस आर अननोन विल बी फ्री। तो यहाँ पर आप ये बताइए कितने वेरिएबल फ्री होंगे, अदरवाइज ये सोल्व भी नहीं होंगी। तो क्या लिखूं यहाँ पर मैं, इन दिस केस या हियर करके लिख दो, हियर n माइनस आर। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब नंबर ऑफ अननोन, कितना है n है 3, इसका मतलब 3 ब्रैकेट लगा के लिख देता हूं। और r का मतलब क्या है, कॉमन रैंक ऑफ ए बी एंड ए यानी 2, दैट इज इनका सब्सट्रैक्ट। मैंने एक तरह से क्या किया, n में से r को सब्सट्रैक्ट किया, तो इसका मतलब आया 1। 1 को मैं इस तरह लिख देता हूं 1, दैट इज 1 वेरिएबल विल बी फ्री। अब इसका क्या यूज है उसके बारे में बताऊंगा। 1 वेरिएबल विल बी फ्री, दैट इज ये भी कह सकते हो 1 वेरिएबल कैन हैव, ठीक है, 1 वेरिएबल क्या रख सकता है, 1 वेरिएबल कैन हैज आर्बिट्रेरी वैल्यू। कैसी वैल्यू रख सकता है, आर्बिट्रेरी वैल्यू। एक वेरिएबल ऐसा है जिसके पास आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है, यानी वो अपनी पसंद की कोई भी वैल्यू रख सकता है। और यही स्टेप काम आएगा मेरे अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की। लेट, मैंने कह दिया जेड इज के, मैंने जेड को नाम दे दिया के कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या मिला आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान देंगे जेड को आपने क्या कह दिया है, y प्लस 2k इक्वल टू 1, यानी y आ गया 1 माइनस ट्वाइस के। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 के पास चले जाइए। 2 में क्या है, x रिमेन्स x, y का मतलब क्या है 1 माइनस ट्वाइस के, और z का मतलब क्या, ओनली के। राइट हैंड साइड में कितना है 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x, इसको राइट में शिफ्ट कर दीजिए, ये बना 2, और ये बना माइनस के, राइट में शिफ्ट कर दीजिए, कितना बना प्लस के। इसका मतलब यहाँ पर x आ गया मेरे पास 2 प्लस के, और y मेरे पास आ गया 1 माइनस 2 के, और z मेरे पास आ गया k, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब कहानी ये आई कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे है, कहानी ये आई कि ये इनफाइनाइट कैसे है। तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है आपको। अगर मान लीजिए आपको किसी वेरिएबल को अपने आप से वैल्यू देनी पड़ जाए, यानी उसको मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी पड़ जाए, आर्बिट्रेरी वैल्यू जिसका नाम मैंने के रखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं। ये एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर आपको देने जा रहा हूँ। भाई सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब है दोज वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विच सेटिस्फाई दीज इक्वेशन, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी। तो मान लीजिए के कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू है, तो आपने के को एक वैल्यू असाइन कर दी, लेट के इक्वल टू 0। आपने कह दिया, मान लीजिए आपने के को 0 मान रखा है अपने मन में, ठीक है। तो यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा, देयरफॉर जेड कितना आ गया यहाँ पर 0, y कितना लिख दोगे आप, बल्कि यहीं से लिखना शुरू कर देता हूं। अगर k को आपने 0 समझा तो x कितना हो गया हमारे पास 2, और y कितना हो गया मेरे पास 1, और z कितना हो गया मेरे पास 0। भाई k की जगह 0। अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, ये इनमें से हर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, चेक कर सकते हैं। x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 0, 3 आ गया। x की जगह 2, y की जगह 1, यानी 2 प्लस 2 4, और z की जगह क्या लिखा 0, 4 आ गया। ऐसी तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा एक सॉल्यूशन है, ये एक सेट मिला मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू का जो इनको सेटिस्फाई करेगा। चलो एक को ढूंढता हूं। मान लीजिए आपने कह दिया के को आपने समझ लिया 1, आपने के को क्या समझ लिया 1। जैसे आपने के को 1 समझा तो एक्स अपने आप को क्या कहेगा, देखो एक्स जो वो के पे डिपेंड कर रहा है, वाई भी किस पे डिपेंड कर रहा है, के पर, और जेड क्या के, और के क्या है फ्री,
यानी के अपने मन से, के का मतलब जेड, जेड अपने मन से अपने आप को कुछ भी कह सकता है। तो इस बार जेड ने अपनी वैल्यू रख ली 1। क्या रख ली जेड ने अपनी वैल्यू 1। तो 1 रखने का मतलब के को 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स कितना आया, चलिए के को 1 कहने पर एक्स आ गया 3, वाई आ गया, के को आपने 1 कहा है तो वाई आ गया -1, भाई 1 -2, और जेड कितना आ गया 1। अब ये जो मेरे पास सोल्यूशन है, देखो ये पहले वाले से तो डिफरेंट है ना। अरे ये जो सोल्यूशन लिखा है, ये ऊपर वाले सोल्यूशन से अलग वैल्यू है एक्स वाई जेड की, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है सोल्यूशन का। अब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स को आपने लिखा 3, वाई को लिखा -1 यानी +2, और जेड को फिर +1 लिखा यानी 3। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 और 3 वो भी सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो ये अलग सोल्यूशन है, ये अलग सोल्यूशन है। तो कितने सोल्यूशन हो गए, ये 2। चलो एक और निकालता हूं, लेट के इक्वल्स टू -1। अगर आपने के को -1 कह दिया तो अब एक्स कितना होगा, अगर के को आपने -1 कहा तो एक्स कितना हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्स आ गया मेरे पास 1, डायरेक्ट लिखा हूं थोड़ा, वाई आ गया, के को -1 कहा 3, सॉरी वाई आ गया 3, और जेड कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा ऑब्वियसली -1। अब देखो ये अलग सोल्यूशन है, ये मेरे पास अलग सोल्यूशन है, ये एक्स वाई जेड का अलग वैल्यू है, ऊपर वाले दोनों से डिफरेंट है। अब अगर आप मान लीजिए ये पुट करो, एक्स को 1, वाई को 3 तो 4, जेड को -1, 3 आ गया। किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, ये तीनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पहला फर्स्ट सोल्यूशन, ये सेकंड सोल्यूशन, ये थर्ड सोल्यूशन। के को आप वैल्यू देते जाइए, सोल्यूशन निकालते जाइए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यू कैन राइट इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, लेकिन एग्जाम में आपको इसको नहीं लिखना है, अपना आंसर चेक कर सकते हैं इनसे। तो मैंने क्या किया कि आंसर को आप के में ही छोड़ देंगे। आंसर को के में छोड़ने का ही मतलब यह है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और के इज एन आर्बिट्रेरी वैल्यू जो कुछ भी हो सकती है। क्लियर है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ये प्रॉब्लम मैंने किया। अब मैं आता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 पर, जिसमें मैं सोल्व करूंगा नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 3, और प्रॉब्लम नंबर 3 को मैं अलग से नहीं लिखूंगा, जो प्रॉब्लम नंबर 2 है उसी में मैंने चेंज कर दिया। पहले इक्वेशन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, जो प्रॉब्लम नंबर 2 की इक्वेशन थी, सेकंड में भी कोई चेंज नहीं किया, लेकिन थर्ड में मैं चेंज कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x + 3y + 4z = 9, जबकि पहले यहाँ पर लिखा हुआ था 7, ये आप देख सकते हैं। तो अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो वही पुराना वर्किंग रूल, सबसे पहले क्या लिखूंगा, राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहली इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, सेकंड में कोई चेंज नहीं, थर्ड में चेंज है। लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंज नहीं किया, लेकिन राइट में जरूर क्या है, कितना है 9। नंबर ऑफ इक्वेशन 3 रहेंगी, नंबर ऑफ अननोन 3 रहेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म एज इट इज लिखोगे। मैट्रिक्स ए में कोई चेंज नहीं है, एक्स वाई जेड में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बी में चेंज है, 3 4 9, यहाँ पर कर दो आप 9। इसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, 7 की जगह आ गया 9, बाकी कोई चेंज नहीं। इसके बाद आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को देखकर कोई चेंज नहीं है ऑपरेशन, क्योंकि इन्हीं को 0 बनाना है। तो नो चेंज इन ऑपरेशन, ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, R2 - R1। ठीक है भाई, कितना बना 0 1 2, और कितना आ गया 1, एज इट लिखा हुआ है। इसके बाद R3 टेंड्स टू R3 माइनस, ये R1 था। क्लियर है, कितना हो जाएगा ये 2 - 2 0, 3 - 2 1, और ये कितना 4 - 2 2, और ये कितना था 9 - 6, यहाँ पर चेंज आ गया। कितना था यहाँ पर ये 9 - 6, यानी यहाँ पर आ गया ये 3। कितना आ गया ये 3। क्लियर। इसको फिर 0 बनाना है तो यही ऑपरेशन लगेगा, R3 - R2 0, यानी 0 0 - 0 1 - 1 2 - 2, लेकिन यहाँ पर आएगा 3 - 2, यानी कितना आ गया 3 - 1, सॉरी कितना आ गया 2। अब फिर इसके बाद आपको वही पुराना तरीका रैंक देखना है। अब इसमें रैंक ऑफ ए बी कितना है, यहाँ देखिए। इसमें अगर मैं रैंक ऑफ ए बी की बात करूं तो इस पूरे मैट्रिक्स की अगर आप रैंक देख रहे हैं तो इस पूरे मैट्रिक्स की रैंक नजर आ रही है आपको 3। पहली नॉन जीरो रो, दूसरी नॉन जीरो रो, तीसरी नॉन जीरो रो। तो रैंक कितनी आ गई यहाँ पर, ये रैंक आ गई मेरे पास यहाँ पर 3। लेकिन अब मुझे रैंक किसकी देखनी है, ए की। तो एक ही रैंक देखनी है तो इसको हाइड कर लीजिए। अब जब इसको हाइड करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो रो, सेकंड भी नॉन जीरो रो, लेकिन थर्ड जीरो रो है, बी नहीं है अब इसके पास। तो इसकी रैंक आ गई 2, जो कि मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो इनका रैंक है उसी के हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। इनका जो रैंक है वो इक्वल नहीं है, इनका रैंक आ गया मेरे पास अनइक्वल, यानी रैंक ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। अब जैसे ही आपके पास ये कहानी बनी तो सिस्टम हमारा चेंज हो गया। अब इक्वेशन क्या होंगी, हेंस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, that is equations have no solution, equations have
नो सॉल्यूशन, इन इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 3। तो मैंने पहली प्रॉब्लम में ही माइनर चेंज किए और उसी से मैंने तीनों प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व कर दी। मुझे उम्मीद है अगर आप लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो आपको 100% समझ आ गया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।